हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 4 नवंबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे दोस्तों हम डिजिटल कृषि के बारे में। देखो कृषि तो आपने सुना होगा कि एग्रीकल्चर खेती क्या होती है, बट आज के टाइम पे डिजिटल कृषि की बात की जाती है ना। तो डिजिटल कृषि क्या होता है उसकी बात करने वाले हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे डिजिटल खेती कैसे की जा रही है। आपसे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री ने भी कई बार ऐसा बोला है कि हम अब किसानों की आय क्या कर रहे हैं, दुगनी करनी चाह रहे हैं। तो अगर आपको किसानों की आय दुगनी करनी है तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्या क्या मेजरमेंट लेने पड़ेंगे, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो डिजिटल कृषि कृषि क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। देखो कृषि का मतलब होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको। एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती करना। खेती मतलब अपने आपकी एक जमीन है, एक लैंड है, उसमें आप विभिन्न प्रकार के क्या करते हो, सब्जियां उगाते हो, साग उगाते हो, फ्लावर उगाते हो, सब कुछ करते हो, कृषि के अंतर्गत ही आता है ना। अब हो क्या रहा है कि जैसे आप करो, सपोज करो कि आपका 1 एकड़ का ज़मीन है ना, 1 एकड़ का ज़मीन है। आप अगर मैनुअली इसमें दवाइयाँ छिड़कना चालू करो तो आपको शायद हफ्तों लग जाएँ 1 एकड़ में करने में, है ना? बट आज के टाइम पे अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें तो जो काम हम 1 वीक में करते थे, है ना? जो हम काम 1 वीक में कर रहे थे दोस्तों, अब उसको हम कितने दिन में कर सकते हैं? चाहे तो कुछ घंटों में कर सकते हैं, राइट? अब वो कैसे? देखो, आप इस इमेज को देखो आप। ये इमेज बेसिकली ये पर्सन क्या कर रहा है, इस इमेज मैं दूसरी इमेज में दिखाता हूँ। देखो इसमें देखो, एक सेकंड, इसमें देखो, है ना। अब इस इमेज को आप ध्यान से देखो। इस इमेज में देखो एक कंटेनर है ना। इस कंटेनर है और इस कंटेनर से पाइप लगा दी गई है। अब ये नोब से क्या हो रहा है, इसकी दवाइयाँ छिड़की जा रही हैं, है ना? तो जनरली क्या होता था, अगर आपको बहुत बड़े खेत है, आप ये देखो इतना बड़ा पूरा खेत है, इस पूरे इतने बड़े खेत में अगर आपको दवाई छिड़कना पड़े तो शायद हो सकता है हफ्तों का समय लग जाता, वीक्स लग जाते हैं, आपको कई वीक्स लग जाते हैं, कई सप्ताह लग जाते हैं। लेकिन ड्रोन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, या मल्टीपल ड्रोन भी यूज कर सकते हैं, उससे हम कुछ घंटों में, मतलब कुछ आवर्स में अपना काम आप फिनिश कर सकते हो। तो आप देखो कितना लेबर वर्क बच गया, कितना आपका समय बच गया। उस टाइम पीरियड को आप यूटिलाइज किसी और काम में कर सकते हो। तो ये होता है टेक्नोलॉजी का डिजिटलीकरण, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करें, डिजिटली आपको एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो आज के टाइम पे अगर आपको समय बचाना है, आपकी चीजें बचानी है, तो बेसिकली इसकी जो बहुत ज्यादा जरूरत है ना। ठीक है। देखो अब होता क्या है कि आपने इससे पहले जो ड्रोन देखे होंगे, लोग उड़ाते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो धीरे 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 लोगों को कॉन्सेप्ट क्या क्या आ रहा है ड्रोन से, मैं आपको ये भी समझाते चलता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। इन ड्रोन्स का आप कहाँ का यूज कर सकते हो। देखो एक तो दवा छिड़कने में कर सकते हैं। दूसरा इसमें आप कैमरे वगैरह सेंसर लगा के इसका फली फली मतलब इसका जो फल है ना, किसी भी पौधे का कि इसकी क्वालिटी क्या है। अब खेत में जगह जगह जाकर चेक करने से अच्छा क्या है कि आप मैनुअली चेक करोगे। ये इमेज प्रोसेसिंग की मदद से, सेंसर की मदद से बता देगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है, मार्केट में इसके प्राइजेस क्या मिलने वाले हैं, यहाँ तक के एनालिसिस आप कर सकते हो, है ना। ठीक है। चलो अब देखो बात करें इसका ड्रोन का हम कहाँ उपयोग करें। देखो ड्रोन का हम बेसिकली इमरजेंसी सर्विसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी सर्विसेज का मतलब क्या है, इमरजेंसी सर्विसेज का मतलब ये है, देखो मेडिकल के लाइन में हम यूज़ कर सकते हो। जो कोरियर आपके घर पे आता है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। कैसे, आपने ये जो बॉक्स में आप पानी डाल के दवाई डाल के छिड़काव कर रहे हो, इसी में हम क्या कर सकते हैं, ब्लड सैंपल रख सकते हैं। किसी को ब्लड बहुत अर्जेंसी में पहुंचाना है, यहाँ पहाड़ों में एक्सीडेंट हो गया, यहाँ से भेजना, आप उसको डायरेक्टली ड्रोन में रखो, वहां तक लेकर ड्रॉप कर देगा। जी ओ पॉजिटिव ब्लड चाहिए था, यहाँ पे आपने डायरेक्टली ड्रॉप कर दिया, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, है ना। ठीक है। मेडिकल सर्विसेज कर सकते हो, कोरियर सर्विसेज कर सकते हो, कोई और भी इमरजेंसी सर्विसेज है जिसमें आपको बहुत ही अर्जेंसी है, आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाना है, आप वो चीज़ कर सकते हो, है ना। इतनी सारी इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं, राइट। तो देखो इसके अलावा आप डिजिटली कृषि में क्या क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो आज के टाइम पे जो आपकी सॉइल की टेस्टिंग होती है वो तो चालू हो गया, आप सॉइल टेस्टिंग करते हो, है ना। सॉइल की टेस्ट होती है। उसके साथ साथ आप जो दवा छिड़काव करना है उसके लिए भी आप ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो रोपाई जिसको बोलते हैं, है ना, मतलब पौधों को बीज को लगाने का काम होता है, या छोटे-छोटे पौधे रोपण का काम जो उसको बोलते हैं, उसको भी लगाना है आजकल रोबोटिक्स आर्म के थ्रू आप कर सकते हो। ये रोबोटिक्स आर्म होते हैं, व्हील लगी होती है नीचे, धीरे-धीरे चलता रहता है, राइट? और इस सेंसर्स के थ्रू देखता है कि कितने-कितने दूरी पे लगाना है। आप सपोज़ कितना ईज़ी हो जाएगा, है ना? मैंने दे दिया कमांड कि 1-1 फीट पे ये पौधा 1 फीट पे यहाँ पे लगाना है, 1 फीट पे यहाँ लगाना है, इसी लाइन पे आप लगाते जाओ। और ये रोबोट क्या करेगा, 1-1 फीट पे इसको गाड़ते जाएगा, गाड़ते जाएगा, गाड़ते जाएगा, गाड़ते जाएगा। आपने बस उसको कमांड दे दिया, वो पूरा काम आपका करता रहेगा, है ना? कोई थकावट नहीं, कुछ भी नहीं। इसकी बैटरी से चल रही तो बैटरी, या पेट्रोल से चल रहा तो पेट्रोल। आपने इसको फ़िल कर दिया, वो अपने आप बिना थके काम किया जा रहा है। तो इससे क्या है कि आपका टाइम बचेगा, आप बहुत तेज़ी से आप काम कर पाओगे एग्रीकल्चर में, ठीक है? तो देखो आज के टाइम पे हम रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर रहे हैं,
है ना। उसके अलावा हम रोबोटिक्स आर्म का यूज़ कर रहे हैं, क्या ये सब काम करने के लिए, ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं छिड़काव करने के लिए। तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं कि यार इस खेत में ये चीज़ें उगी थी, तो आप कौन सी खेती करनी चाहिए। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक ही जगह मिल जा रही है आज के टाइम पे। ठीक है, चलो। अब देखो एक चीज़ और होता है, आप क्या करो, इसकी फोटो खींचो, ठीक है। एआई का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी बता सकते हैं, इसकी मार्केट में प्राइस क्या हो सकती है ना। इसको कितना अभी टेम्परेचर की जरूरत है, या सूखा नहीं है या पका नहीं है, तो पकाने के लिए भी क्या क्या किया जा सकता है, ये सारे सारे। बस इसकी फली की फोटो खींचो, आप डेटा एनालिसिस करके आपको सारी की सारी रिपोर्ट बता दिया जाएगा कि पानी देने की जरूरत है, कि धूप देने की जरूरत है, कि इसमें कीड़े लग रहे हैं, कि कीड़े से बचाव करना चाहिए, दवाई छिड़कनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें इसमें बता दिया जाएगा, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी चीजें याद रखेंगे आप। बाघ और टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों 4 एलिफेंट थे। एलिफेंट जो है वो डेथ पाए गए, मतलब मृत पाए गए, इसलिए थोड़ा सा चर्चा में है। और 5 की जो है हेल्थ बहुत खराब है। तो सबसे पहले बात करेंगे बाघौगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है बाघौगढ़ टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ कहाँ पे है, किस रेंज के बीच में, इसकी बात करेंगे तो विंध्यन और सतपुड़ा रेंज के बीच में ही लगभग पड़ता है। उमरिया डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, तो ये आपको जस्ट याद रखना है। नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो इसको नेशनल पार्क का बाघौगढ़ टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, और बाघौगढ़ नेशनल पार्क है। ठीक है, तो नेशनल पार्क का दर्जा मिला था 1968 में, और टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिला था 1993 में। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, जो एग्जाम पॉइंट से आपके लिए रिलेवेंट हो जाता है ना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर है सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर की है बाघौगढ़ नेशनल पार्क में। इतनी चीजें आपको जस्ट याद रखनी है ना। तो टूरिज्म बेसिकली एक बड़ा यहाँ पे हॉटस्पॉट है, क्यों, क्योंकि लोग देखने आते हैं टाइगर्स को, है ना। ठीक है, तो आप कभी अगर सफारी जिसको बोलते हैं, तो इस ऐसे गाड़ियां में लोग ओपनली जाते हैं, इनको देखते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, ये लोग घूमते रहते हैं ऐसे ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे देखो पेट्रापोल लैंड की। इसको मैत्री द्वार नाम दिया गया, तो आपसे एग्जैक्टली डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि मैत्री द्वार किन दो देशों के बीच में है। तो मैत्री द्वार की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। किसके किसके बीच में है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पे ही यहाँ पे है पेट्रापोल, ये रहा। तो यहाँ पे बेसिकली ओपन किया गया किसके लिए, कार्गो वगैरह शिपिंग के लिए हमने इसको यूज किया, मतलब स्टार्ट किया है। तो ये बेसिकली वेस्ट बंगाल का रीजन है, वेस्ट बंगाल का रीजन है, यहाँ पे इंडिया का वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हम लोग क्रॉस बॉर्डर बेसिकली क्या करने वाले हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो ये कार्गो गेट इसको हम बोलते हैं एक्चुअली में, है ना, इसको कार्गो गेट बोला जा रहा है। तो यहाँ से हम कार्गो वगैरह शिपमेंट वगैरह क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इसलिए थोड़ा चर्चा में, तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं आपको वो बताता हूँ। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि मैत्री, हाल ही में चर्चा में रहा मैत्री द्वार क्या है। ठीक है, ऐसे पूछेगा हाल ही में चर्चा में रहा मैत्री द्वार क्या है, तो दो देशों के बीच कार्गो का या ट्रेडिंग का बेसिकली द्वार है, ऐसा बोल देगा। दूसरा बोल देगा मैत्री द्वार क्या है, दो गेट के बीच की दूरी है, ऐसे मतलब कुछ उल्टा पुल्टा ऐसे 3-4 आपके पास ऑप्शन बन जाएंगे, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना रहेगा, है ना। या फिर कंट्री दे देगा कि मैत्री द्वार किन दो देशों के बीच में है, इंडिया बांग्लादेश के बीच में है, इंडिया भूटान के बीच में है, इंडिया नेपाल के बीच में है, या इंडिया श्रीलंका के बीच में है, ऐसे भी दे देगा आपको, है ना। तो ऐसे ऑप्शंस आपके पूछ बन जाएंगे और आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है जो एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अब बात करेंगे देखो नियोम प्रोजेक्ट की। तो नियोम प्रोजेक्ट बेसिकली सऊदी अरब का प्रोजेक्ट है। इसको इन्होंने द लाइन नाम दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इनका ये रीजन है, तो इन्होंने इसको द लाइन दिया, ये वाला ये पूरा एरिया देख रहे हो, इसको द लाइन बोलते हैं। तो द लाइन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि ये एक लाइन पे क्या है, लगभग 170 किलोमीटर की दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 200 मीटर के आसपास चौड़ा है आई थिंक। 170 किलोमीटर ये आपका लंबा है, 170 किलोमीटर। ठीक है। अब दोस्तों सऊदी अरब की गवर्नमेंट क्या कोशिश करी, मैं उसकी बात करता हूँ। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि उनको पता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आने वाले टाइम में पेट्रोलियम वगैरह के जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेंगे, क्यों। देखो आज के टाइम पे आप देख लो, मैं सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ कि इन्होंने द लाइन या ये बेसिकली नियोन प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया है। मैं उसका कॉन्सेप्ट बेसिक समझाता हूँ कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, है ना। ये रेड सी के आसपास इन्होंने बेसिकली ये प्रोजेक्ट है, देखोगे तो आप यहाँ पे रेड सी से आसपास ये सारा प्रोजेक्ट है, यहीं पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जिसको नाम दिया इन्होंने सिंदाला। ठीक है, सिंदाला है यहाँ पे है। तो यहाँ पे इन्होंने एक 5 स्टार बेसिकली लग्जरियस टूरिज्म साइट्स चालू कर दिया है, उसकी भी हम इमेज देखेंगे कैसा दिखता है वो, है ना। देखो अब इनका ये प्रोजेक्ट है क्यों, इसकी बात करते हैं। देखो सऊदी अरब बेसिकली टोटली अगर बात करोगे तो ये ऑयल पे डिपेंडेंट है, मतलब ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं पूरे देश को। ठीक है, पूरे देशों को ये ऑयल बेच के पैसा कमाते हैं। अब आज के टाइम पे लोग बात करें किसकी, सोलर सेल की, है ना। सोलर पैनल्स के द्वारा बेसिकली बिजली की उगाही कर रहे हैं, जिसमें पेट्रोल पे हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाए, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो
दूसरा चीज़ ये है, दूसरा आने वाले टाइम की मैं बात करता हूँ। आज के टाइम पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बाइक्स तो बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं। आने वाले टाइम पे ये टेक्नोलॉजी कार में भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कार में इसके अलावा और एक चीज़ होने वाला है, बैटरी के साथ-साथ इसके पैनल्स जो होते हैं ना, सोलर पैनल्स जो है इसके छत पे लगेंगे। अब मैं फ्यूचर की बात बता रहा हूँ आपको। कार के ऊपर आप अगर कोई कार देखोगे तो कार के ऊपर भी कुछ नहीं रहता, प्लेन सा रहता है ना कलर। इसके ऊपर सोलर पैनल के ना स्टिकर आने लगेंगे तब तक। तो ये स्टिकर लगने लगेंगे, ठीक है? तो आपकी गाड़ी 2 तरीके से चलेगी। एक तो ये है कि अगर आप धूप में निकलो तो सोलर पैनल से चार्ज होगा और बैटरी चार्ज होकर चलती रहेगी। दूसरा ये है कि आपके मतलब कार में बैटरी रहेगी, राइट? तो बैटरी भी चार्ज करती रहेगी। तीसरा एक कॉन्सेप्ट और है कि आपके जो व्हील्स घूमते हैं ना, तो ये व्हील्स भी रोटेशन करके हाइब्रिड मॉडल बनाएँगे और ये भी बैटरी चार्ज करेगी। तो मल्टीपल सोर्स हो जाएँगे आपके बैटरी चार्जर्स के, ठीक है? तो जहाँ से हमारे पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट से क्या है कि डिपेंडेंसी बहुत कम होती जाएगी। तो धीरे-धीरे हम इंपोर्ट करना कम करते जाएँगे, तो इनके तेल बिकना कम हो जाएँगे। तो इन्होंने क्या सोचा कि यार हमें कुछ और सोचना पड़ेगा क्योंकि आने वाला भविष्य में हमारे तेल बिकेंगे नहीं, है ना? आप जितना बेच ले रहे हो शायद उसका 10% 20% ही बिकेगा क्योंकि ये पेट्रोलियम आप जलाओगे तो कार्बन इमिशन होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, तो इससे भी इसको भी ध्यान में रखते हुए हमारे देश मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर लें, पूरे वर्ल्ड अभी देखो COP29 होने वाला है ना? नवंबर में इसी नेक्स्ट वीक में होने वाला है, 11 या 12 नवंबर को होने वाला है, ठीक है? बाकू अजरबैजान में। तो वहाँ पे यही सारी डिस्कशन होंगे कि हम कार्बन इमिशन को कम कैसे कर सकें, मीथेन के उत्सर्जन को कैसे कम करें, इन सारे मुद्दों पे चर्चा होगा, है ना? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं आपसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि नियोम प्रोजेक्ट क्या है या किस देश से रिलेटेड है? तो याद रखेंगे सऊदी अरब। इनका प्रोजेक्ट का पर्पस क्या है? मैंने आपको जस्ट समझा दिया। लगभग 170 किलोमीटर का ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे टूरिज्म हो, मतलब लाइफ स्टाइल बहुत ही स्टैंडर्ड हो। कैसा इनका प्लान है मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो, ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक ये लगभग 200 मीटर का एक ऐसा लेंथ का ये पूरा बनाएंगे जिसमें पूरी सिटी होगी ग्रीन सिटी। मतलब इसमें ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहेगा, हमेशा ऑक्सीजन जब भी जरूरत पड़े अगर ऑक्सीजन कमी होगी ये लोग ऑक्सीजन छोड़ देंगे। पूरा ग्रीनरी रहेगा, पूरे पार्क रहेंगे, मतलब पूरे एक दुनिया जिसको बोलते हो ना, पूरी की पूरी दुनिया इस लाइन के अंदर रहेगा, इसीलिए इसका नाम इन्होंने दे दिया द लाइन, है ना? अवेंजर अवेंजर मुझे लग रहा है देखा होगा इन्होंने, तो इन्होंने जैसे ऐसे द लाइन एक कॉन्सेप्ट दे दिया। इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट होपफुली देखो अगर इनका प्रोजेक्ट कैसा रहता है वो तो फ्यूचर बताएगा। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है जिसमें ये लोग देखो पेड़ पौधे सिटीज पूरा एकदम एक साइड से पूरा दोनों साइड से पूरा ग्लास से घिरा रहेगा ये, है ना? ऊपर से ओपन करें ये लोग, राइट? तो ये ऐसा है इनका प्रोजेक्ट जिसमें ये लोग पूरा का पूरा एकदम शहर बसा देंगे, लोगों को बसा देंगे, ऑफिसेज रहेंगे, बिल्डिंग्स रहेंगे, रेजिडेंस बिल्डिंग रहेंगे, सब कुछ इसी के अंदर रहेगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। ये बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है? देखो ऐसा इन्होंने 3D एनिमेशन दिया, इनकी वेबसाइट पे आप विजिट करोगे तो ऐसा दिखेगा कुछ ऐसा, है ना? अगल-बगल देखो रेत है, लेकिन ये द लाइन देखोगे तो इसके अंदर क्या है पूरा इन्होंने एक सिटी बसा रखा है। इधर से ग्लासेस रहेंगे, उधर से ग्लासेस रहेंगे, ठीक है? ये चेंजेस मतलब इन्होंने ऐसा एक कॉन्सेप्ट दिया कि इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर बाहर बहुत धूप है, तो ये धूप अंदर का लाइट भी मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे जनरली मान लो जून का महीना है, अब जून के महीने में क्या होता है कि जैसे यूपी की बात कर लूँ या इंडिया की ही बात कर लूँ पूरा, तो गर्मी बहुत होती है ना? हम उसका टेम्परेचर कम नहीं कर सकते हैं, राइट? हम उसका टेम्परेचर कम नहीं कर सकते। अगर हमारे 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो 40 डिग्री ही रहेगा, हम उसको 30 डिग्री पे नहीं ला सकते हैं क्योंकि ये नेचर है। बट यहाँ पे लोग ऐसा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर मान लो बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया, तो हम ऐसा करें कि अंदर का टेम्परेचर कैसा रहे, अंदर का टेम्परेचर 30 डिग्री ही रहे या 25 डिग्री रहे। तो ये लोग ऐसी प्लानिंग के साथ इसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। सोचने में अच्छा है, समझने में अच्छा है, बट इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे दोस्तों अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको, फंडिंग के इशू हैं, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं उसको, ठीक है? तो कभी ये और डिस्कस मतलब कुछ इसमें इनोग्रेट बहुत बढ़िया होगा या कुछ इसमें होगा तो उसको हम और डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे आगे जैसे आता रहेगा, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों, ठीक है? आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है ना? चलो तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।